अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीडीएम के जो कल 8 दिसंबर को जो इजलास हुआ उसके बारे में। जैसा कि पिछले जलसे जुलूसों में मरीम नवाज ये नारा लगाती आई हैं कि आर या पार होगा, 8 दिसंबर को आर या पार होगा। ऐसा क्या होगा? इस चीज़ के पीछे बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे लोग परेशान थे। क्या पाकिस्तान की सियासत में एक नया बाब खड़ा होने वाला है? क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी? क्या अपोजिशन के साथ फौज मिल जाएगी और वो आगे चले जाएंगे? तो 8 दिसंबर की जो मीटिंग थी वो इस हवाले से बहुत अहम थी। आपको ये बताते चलें, 8 दिसंबर को एक अपोजिशन ने भी मीटिंग की और एक गवर्नमेंट ने भी मीटिंग की है। अपोजिशन ने ये मीटिंग की है कि हमारा अगला लाहे अमल क्या होगा, जबकि हुकूमत ने ये मीटिंग की है कि इनको कैसे रोका जाए। जो अपोजिशन की 11 जमातें हैं ये एक एजेंडा लेके चल रही हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल कहानी क्या है। 8 दिसंबर को जो पीडीएम की मीटिंग हुई उसके पीछे क्या एजेंडा था, उसमें क्या तजावीज़ पेश की गई और क्या क्या हुआ। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ ने एक तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े फजलुर रहमान को जमा करवा दिए जाए। तमाम जो हमारे एमएन एमपीज़ हैं पीडीएम के 11 जमातों के, वो इनको जमा करवा दिए जाएँ। अब सवाल यहाँ ये आता है कि नवाज शरीफ तो खुद नाअहल है, जबकि फजलुर रहमान इलेक्शन हार चुका है, दोनों ही फारिग हैं। तो कानूनी हैसियत क्या है? कानूनी हैसियत तो ये है कि अरकान पार्लियामेंट या कोई रुकन पार्लियामेंट ही इस्तीफ़ा जमा करवा सकता है। कानूनी तौर पर जो फजलुर रहमान साहब हैं ये तो मिल भी नहीं सकते स्पीकर से, क्योंकि इनके पास तो सीट ही नहीं है, ये तो रुकन ही नहीं है कौमी असम्बली के, ये तो हार चुके हैं अपनी सीट। तो नवाज शरीफ की ये एक राय थी कि इस इजलास में उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को इस्तीफ़े दिए जाए और फजलुर रहमान जो है कि आगे जमा करवाएं। हालांकि कानूनी तौर पर यह पॉइंट है कि फजलुर रहमान के पास कोई सीट नहीं है। तो जो दूसरी बात हुई वो ये हुई, वो पीपल पार्टी की जानब से तजवीज़ दी गई कि एमएनए इस्तीफ़ा दे दें जबकि एमपीए ना दें। तो ये तो अगर देखा जाए तो ये बहुत जुल्म है, क्योंकि पीपल पार्टी इस्तीफ़ों पे किसी सूरत नहीं आएगी। इस्तीफ़ों पे इसलिए नहीं आएगी कि उनकी सिंध में गवर्नमेंट है और वो पाकिस्तान का दूसरे बड़े सूबे में वो गवर्नमेंट इंजॉय कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वहाँ एमपीए के इस्तीफ़े ना दिए जाएं और वो हम वहाँ सिंध में अपनी हुकूमत करते रहें, जबकि एमएनए से इस्तीफ़े दे दिए जाएं कौमी असम्बली में। ये तो वो बात हुई कि अपनी हुकूमत कायम रहेगी जबकि दूसरों की हुकूमत गिरा दी जाएगी। तो इस चीज़ पे मीडिया भी इनको पकड़ेगा और आवाम भी इनको पकड़ेगी कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नामुमकिन सी बात अगर आ भी गई तो वो ये उसका जो तजवीज़ उन्होंने पीडीएम के इजलास में रखी है वो इसी पे ही कायम रहेंगे कि एमएनए का इस्तीफ़ा देंगे और एमपीए का नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल बाद उन्होंने अवाम को हिसाब देना है। अवाम को जो उन्होंने वोट लिए हैं, जो उन्होंने कारकर्दगी, अगर वो ये इस्तीफ़े फ़र्ज़ करें दे देते हैं तो कल को इलेक्शन हो जाता है और पीपल पार्टी वो अक्सरियत ही हासिल करने में नाकाम रहती है, तो उनको तो कोई चीज़ इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो तो फेल हो गए। जो चौथी तजवीज़ पेश की वो फजलुर रहमान की जानिब से थी। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाए। तो अगर देखा जाए तो मरीम नवाज जो हैं वो इस वक्त जलसे जुलूस कर रही हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, बल्कि वो अदालत से सज़ा याफ्ता नाहल भी हैं और सज़ा याफ्ता भी हैं। उनको छोड़ा गया था नवाज शरीफ को की तीमारदारी के लिए, लेकिन वो जलसे जुलूस में अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं और वो लोगों को एक तहरीक के तौर पर इकट्ठा करने जा रही हैं। तो फजलुर रहमान की ये तजवीज़ शायद इसलिए थी कि मरीम नवाज़ को अगर गिरफ़्तार किया जाता है, क्योंकि आखिर तो उन्होंने गिरफ़्तार होना है, क्योंकि उन पे केसेस हैं, उनको अदालत ने छूट दी हुई है, वो कभी भी उनको पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन पर भी केसेस हैं, अब वो भी एनआरओ चाहते हैं। असल में ये दोनों जो पार्टियां हैं ये एनआरओ चाहती हैं, इनको एनआरओ गवर्नमेंट देती है। तो ये दोनों पार्टी फजलुर रहमान साहब जो कि इस पीडीएम की क़यादत कर रहे हैं, इसके नीचे से सीढ़ी खींच के ले जाएंगी और ये वहाँ लटके के लटके रह जाएंगे। तो जो फजलुर रहमान ने जेल भरो तहरीक शुरू की है इसीलिए की कि किसी एक लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे, यानी कि खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी शुरू कर देंगे, जो कि नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि गवर्नमेंट इनको अगर पकड़ना चाहे तो इनको कब का पकड़ सकती है, इनका हिसाब कर सकती है, लेकिन इनको छोड़े जा रही है, इनको मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं। असल में गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे कर रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि इनको इसी तरह जो है ना दलदल में फंसाए रखो। 5वीं चीज़ इस इजलास में आई, वो बहुत सारी जो जमातें हैं दूसरी, उन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ किया कि मरीम नवाज जो है वो पीडीएम को हाईजैक करना चाहती हैं। ये बहुत अहम मसला है
مریم نواز اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کو تو وہ ہائی جیک کر ہی چکی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کے بڑے بڑے جو ارکان ہیں، خواجہ سعد رفیق سائیڈ پہ، شاہد خاقان عباسی سائیڈ پہ، خواجہ آصف سائیڈ پہ، حمزہ شہباز شریف، سارے یہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، تو پیچھے رہ گئی مریم نواز اپنے بیانیے کو لے کے چل رہی ہیں، نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، شہباز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ خود ہی پارٹی پر ایک قسم کی ڈکٹیٹ پارٹی کو کیا ہوا ہے، اور وہ پارٹی کو لے کر چل رہی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے آلریڈی۔ تو پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں، خاص طور پر پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، ان کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ مریم نواز پی ڈی ایم کو بھی ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل ہم نے ایک عملی مظاہرہ بھی دیکھا، جب پریس کانفرنس کے بعد، جب اس کے میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کرنے آئے تو فضل الرحمان صاحب بولنا چاہتے تھے کہ مریم نواز بیچ میں بول پڑی، تو ان کو منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد فضل الرحمان نے دوبارہ بات کی، تو پھر اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ میری بھی وہی رائے ہے جو فضل الرحمان صاحب کی ہے، اور وہی رائے پی ڈی ایم کی ہے۔ اسی طرح پچھلے ایک جلسے میں انہوں نے فوج کے خلاف بات کی تھی، جبکہ بلاول بھٹو اور پیپل پارٹی نے ان کے بیانیے کو رد کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے ہماری کوئی رائے نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہ جو ذاتی رائے ہے یہ مریم نواز کی ہے، ہم اس رائے سے بالکل ہی اختلاف کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جو وہ تقریر کی تھی وہ انہوں نے دراصل فوج کو بدنام کرنے کے لیے کی تھی۔ تو 11 پارٹیوں میں اگر ایک پارٹی فوج کو بدنام کرتی ہے تو باقی 10 پارٹیاں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیز تھی کہ مریم نواز کو پی ڈی ایم کو ہائی جیک کرنے سے روک دیا جائے، تو یہ کچھ جماعتوں نے اعتراض کیا تھا اس چیز پر۔ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 31 دسمبر تک تمام جماعتیں اپنے اپنے استعفے اپنی اپنی پارٹیز کو پیش کریں، یہ اس اجلاس میں فیصلہ بھی کیا گیا۔ اب یہ اس لیے کیا گیا کہ اگر یہ نواز شریف کی تجویز کو مان لیا جاتا ہے، یہ استعفے فضل الرحمان کو دیے جاتے ہیں، فضل الرحمان تو رکن ہی نہیں ہے، وہ استعفوں کو کیا کریں گے؟ تو ان کے جلسے میں جو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے کہ 31 دسمبر تک تمام جماعتیں اپنے اپنے استعفے اکٹھے کر کے اپنے اپنے پارٹی قیادت کو جمع کروا دیں، اور یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کل والی میٹنگ میں۔ اور 13 دسمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس میں لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، اور عمران خان کے استعفے کی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ تو وزیر اعظم کے استعفے کی ڈیمانڈ وہ ابھی کر رہے ہیں، تو یہ استعفے کا ڈیمانڈ تو انہوں نے لانگ مارچ میں کرنی ہے، بلکہ لاہور والے جلسے میں کرنی ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو کہ اس اجلاس میں ڈسکس نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ فوج کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں پچھلے جلسے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے جتنے بھی پی ڈی ایم کے، ان میں فوج کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے، پیپل پارٹی کی جانب سے بھی سلیکٹرز پر بہت سارے اعتراض کے نام سے بہت سلیکٹرز کا لفظ یوز کیا گیا اور بہت سارے اعتراض اٹھائے گئے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں کوئی بھی بات نہ جنرل باجوہ ڈسکس ہوئے، نہ جنرل فیض حمید ڈسکس ہوئے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کا یہ بھی نعرہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے، بلکہ ان کو لانے والوں سے یا ان کے سلیکٹر سے ہے۔ تو سلیکٹر کے بارے میں کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کل ملا کے کہ وہ اس لڑائی میں لڑیں گے، لیکن وہ چاہیں گے کہ فوج اس عمل میں مداخلت نہ کرے۔ جب وہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی مل کے اور یہ دوسری جماعتیں مل کے جب گورنمنٹ کو گرانے جائیں گی تو ان کا موقف یہ ہے کہ فوج درمیان میں نہ آئے، فوج کو صرف گندا کرنا ہے، اس کو خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، اور فوج سائیڈ پہ تاکہ رہ کے اپنا کام کرے اور وہ درمیان میں نہ آئے براہ راست، یعنی کہ فوج سے وہ ٹکر لینا نہیں چاہتے۔ اگلی جو اہم چیز ڈسکس ہوئی وہ نواز شریف کی جانب سے تھی کہ لانگ مارچ کے اختتام کے بعد استعفے اسپیکر کو بھیج دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لانگ مارچ کا اختتام ہوگا، کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اس کے بعد سب چیز ختم ہو جائے گی۔ اب دھرنا اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں ساری جماعتوں کا جو کلچر وہ مختلف ہے، جو فضل الرحمان گروپ کے ہیں وہ مدارس کے بچے ہیں 10-11 ہزار، وہ ٹھیک ہے اکٹھے کر لیں گے، لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتے وہاں۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ مریم نواز سامنے تقریر کریں گی، پیپل پارٹی کی عورتیں تقریر کریں گی، پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ وہ مدارس کے لوگ بیٹھیں گے۔ اسی طرح جو مسلم لیگ ہے نون ہے ان کا ڈیفرنٹ کلچر ہے، تو یہ ساری جماعتوں کا ڈیفرنٹ کلچر ہے، وہ اس دھرنے میں نہیں بیٹھیں گے۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ دھرنا نہیں ہوگا بلکہ ایک لانگ مارچ ہوگا۔ لانگ مارچ کے بعد
इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर को जमा करवा दिए जाए। ये मौक़िफ़ था नवाज शरीफ का। उसके बाद अगली बात ये है कि इस्तीफ़ों के बाद क्या होगा। इस्तीफ़ों के बाद ये होगा, असूलन ये होता है कि स्पीकर जो होता है वो फ़र्दन एक एक रुकने असम्बली को बुलाता है और उनसे पूछता है। तो यही असद कैसर करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनकी सियासत डिस्कस होगी, उनके हल्के की सियासत डिस्कस होगी, उनसे हाल अहवाल पूछा जाएगा, उनको चाय वगैरह पिलाई जाएगी और उसके बाद उनका इस्तीफ़े के बारे में पूछा जाएगा। उनके ऊपर कोई सियासी दबाव तो नहीं, वो अपने जहन से अपने सोच के मुताबिक ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं या इनको डिक्टेट किया जा रहा है, ये पार्टी की तरफ मजबूरी है पार्टी की तरफ से। अब देखें, एक बंदा जो 2 करोड़ 5 करोड़ में इनकी पार्टी से टिकट लेता है, तो क्या ख्याल है वो इस्तीफ़ा इनके कहने पे वापस करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारे जो MPs होंगे जो पहली दफ़ा ही इवन के सिलेक्ट हुए हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे नहीं आएंगे कि इस्तीफ़ा दिया जाए। अब स्पीकर की मर्ज़ी है वो इस्तीफ़ा कबूल करे या रिजेक्ट करे। देखें, अयाज सादिक थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो इस्तीफ़े थे PTI ने दिए थे, उन्होंने 1 साल तक उसको डिले किया रखा। यही काम जो है कि असद कैसर भी कर सकते हैं। ये 3 से 4 महीने तक जो है ना इनको इस्तीफ़े को खींच के ले जा सकते हैं, इसको लंबा कर सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि फ़र्दन हम सबके इंटरव्यू कर रहे हैं, फ़र्दन मुलाकात कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर बात एक प्रोसेस है, लंबा टाइम तो लगेगा। तो असद कैसर साहब इसको 3-4 महीने बाद तक भी इस चीज़ को लेके जा सकते हैं। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। असल कहानी क्या है? असल ये होने जा रहा है, मार्च के अंदर सेनेट के अंदर PTI और उसके जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी अक्सरियत होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेनेट जो है वो 6 साल के बाद उसमें इलेक्शन होता है और 3 साल उसके ये गवर्नमेंट में गुजर गए, 3 साल पिछली गवर्नमेंट में उसके गुजर गए, तो 6 साल जो है ना मार्च में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन होगा और लामाला PTI की जो है ना अक्सरियत आ जाएगी। तो जब सेनेट में उनको अक्सरियत मिल जाएगी तो उनके मर्ज़ी का कानून होगा, मर्ज़ी का एहतसाब होगा। जो कानून है वो PTI और इमरान खान अपने मुताबिक बना सकेंगे और अपने मुताबिक ही चोरों का एहतसाब किया जाएगा। ये सीधी बात है, कन्फर्म है। और इस चीज़ का अपोजिशन को भी क्लियरली पता है कि मार्च से पहले जो होता है वो कर लो, उसके बाद इन्होंने हमें कोई भी किसी किस्म की रिलीफ नहीं देने वाले और हमारी इन पे जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। जो पिछले सेनेट के जो कवानीन बनाए हुए हैं वो पीपल पार्टी, नून लीग, क्योंकि बड़ी जमातें हैं, ये चोर हैं, ये अपने लिए लो पॉल छोड़ जाते हैं। जहाँ से इन्होंने निकलना, जहाँ से फंसते हैं वहाँ ऐसे कवानीन है जो इनको बचा जाते हैं। तो अगर तो PTI को अक्सरियत मिलती है तो क्लियर कट बात है कि इनका एहसाब दोबारा से शुरू होगा और बहुत सख्त एहसाब होगा और शायद ऐसा एहसाब ना हो जो पिछले 3 सालों में हुआ है, यानी कि कोई एक बंदा भी अभी तक काबू नहीं आया, लेकिन ये मार्च के बाद होने जा रहा है। ये है असल की कहानी। अब अपोजिशन का क्या लाएमल है? अपोजिशन का लाएमल ये है कि लाहौर के जलसे को कामयाब किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग की जाए ताकि एक लॉन्ग मार्च से पहले एक मोमेंटम बना लिया जाए, ताकि लोगों को एक तहरीक का एक रास्ता बन जाए, लोग उसको सपोर्ट करते चले जाए। और मीडिया का भी इस पर बहुत ज़्यादा अहम किरदार है और मीडिया भी उनको इस चीज़ पर सपोर्ट करे। तो वो असल में ये मोमेंटम एक बनाना चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च से। लेकिन देखना ये है कि अब जलसे से पहले क्या होता है, क्या ऐसा वाकई हो पाता है, क्या अवाम उनका साथ देगी, ये तो 13 दिसंबर का जलसा ही बताएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।